Dear children, a warm welcome after a vacation. आपको याद है वेकेशन के पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड वी हैव कवर्ड सम पॉइंट्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो एक बार उनका फास्ट रिवीजन करते हैं, तब उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। So as we know charges are additive, आप algebraically add कर सकते हैं, no need of vectors because charge is a scalar quantity. Then charges are conservative, किसी भी एक chemical reaction में या किसी भी एक physical process में charges conserve रहेंगे, so they obey conservation laws. And third, charges are quantized, so they also obey principle of quantization. So according to principle of quantization, the charge on any body is an integral multiple of the least charge of an electron. And as we know, the electronic charge is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। नेक्स्ट पढ़ा था हम लोगों ने कूलम्स लॉ। ठीक, कूलम्स लॉ के आपने दो फॉर्म्स पढ़े थे, एक था स्केलर फॉर्म एंड दूसरा था वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म अप्लाई करते समय आपको चेक करना होगा इफ द चार्जेस आर लाइक, तो उनके बीच में आपको लगाना पड़ेगा रिपल्सिव फोर्स, एंड इफ द चार्जेस आर अनलाइक, उनके बीच में आपको लगाना पड़ेगा एट्रैक्टिव फोर्स। पर एक बात का और ध्यान देना पड़ेगा कि चार्ज किस पर मीन्स कौन सा चार्ज किस दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है। तो आप इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, फोर्स ऑन द चार्ज बाय द चार्ज। सो सपोज आई राइट इट F31, so this holds the meaning force on Q3 by Q1, एंड देन आपको उनके बीच में एरोज का डायरेक्शन डिटरमाइन करना है। फिर अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो आपको वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना है। एंड कूलम्स लॉ का बेसिक प्रिंसिपल लाइक 1/4πε0, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस divided by the square of the distance between two charges। तो अगर चार्जेस प्लस और माइनस हैं तो आप मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के लिए प्लस ही लेंगे। ठीक, नेक्स्ट लिया था हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज। सो दिस होल्ड्स द फॉर्मूला E इज इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F अपॉन Q0। ये था आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला, एंड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला था 1/4πε0 into the point charge divided by square of the distance at which we have to find the electric intensity. Next topic comes electric field due to a system of charges, means space में या फिर किसी भी प्री डिटरमाइंड मीडियम में आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं। उन चार्जेस के कारण किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का आंसर क्या होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो यहाँ आपके पास क्वेश्चन बन सकता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा एक पॉइंट, मीन्स वो पॉइंट की लोकेशन एट विच वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले फिगर को एक्सप्लेन करते हैं। लेट इन द फिगर वी हैव अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्जेस में आपके पास चार्जेस हैं Q1, देन
Q2, Q3, you can take the red circled letters for the charges and so on. Q4 भी उसी का एक पार्ट है and so on में Qn चार्जेस तक आ जाएंगे आपके पास एंड उनके पोजीशन वेक्टर्स हैं R1। जैसे यहाँ पर अगर आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी है पॉइंट P पर तो फिर आप पोजीशन वेक्टर को इंडिकेट करेंगे R1P। देन Q2 के पोजीशन वेक्टर को इंडिकेट करेंगे R2P से, Q3 के पोजीशन वेक्टर को R3P से एंड Q4 के पोजीशन वेक्टर को R4P से। इस तरह से उनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। अब आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड at point P such that it is just produced by the single charge। ठीक है, मीन्स जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको कुछ इस तरह का इफेक्ट देंगे कि यहाँ एक सिंगल चार्ज प्रेजेंट है बट व्हाट इज द रियलिटी, देयर आर n चार्जेस प्रेजेंट। और अगर हम सिस्टम को लिमिट कर देते हैं तो यहाँ आपको सिस्टम में सिर्फ 4 चार्जेस दिखाई दे रहे हैं, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। बट हम एज्यूम कर रहे हैं कि इफ वी हैव टू लिमिट दिस इफेक्ट फॉर द सिंगल चार्ज देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी एज्यूमिंग that at point P a test charge is placed। अब याद करो टेस्ट चार्ज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। पहली बात इसको यूनिट होना चाहिए एंड दूसरी बात इसको पॉजिटिव होना चाहिए। सो व्हाट फोर्स द टेस्ट चार्ज विल एक्सपीरियंस ड्यू टू Q1। सो इसका फॉर्मूला आएगा आपके पास, व्हाट फोर्स will the test charge will experience। So this is force on Q0 by Q1। So this is, अगर ये एयर और SI मीडियम में लेते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। सो दिस इज R1P स्क्वायर। ये आ गया आपके पास फर्स्ट फोर्स। ठीक, नाउ व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन अकॉर्डेंस, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो E1 वेक्टर और फोर्स भी एक वेक्टर था तो ये भी आप वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। और आपने यहाँ रिप्रेजेंट किया था राइट साइड को वेक्टर बनाने के लिए RP1 का यूनिट वेक्टर। ठीक है, नाउ व्हाट इज द आंसर फॉर E1। E1 का आंसर हो जाएगा हमारे पास, दिस इज FQ0 Q1 divided by the force experienced by the test charge। So what we are getting as the expression for E1, this is 1/4 pi epsilon 0 into Q1 divided by R1P square into unit vector R1P। ठीक है, अब आपने लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अकॉर्डेंस विथ द इलेक्ट्रिक फोर्स। सो R1P is a unit vector which is from Q1 to Q0 and Q0 कहाँ situated है आपके पास, at the point P। Similarly we can find E2 which is 1/4 pi epsilon 0 Q2 divided by R2P square into the unit vector from Q2 to Q0, that is between Q2 and P। इसको आप QP2 भी लिख सकते हैं अगर आप इसको सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर बिटवीन Q2 and QP। Now what will be the total electric field? So again we will be applying
the principle of superposition. So by superposition principle, the electric field, which is a vector quantity, is given by the vector addition, that is E1 R plus E2 R and so on plus En R, where E1 R, E2R and so on ENR are the vectors of different electric field due to charges Q1, Q2 and Qn. ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू चार्ज Q1. दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चार्ज Q2 and this electric field is produced due to charge Qn. So when we will be putting the expression for electric field due to a point charge, तब आपको मिलेगा ER, मतलब the net electric field is 1 upon 4 pi epsilon 0 into Q1 upon R1P square into R1P का यूनिट वेक्टर प्लस, फिर से कांस्टेंट तो सेम आएगा आपके पास, बट नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q2, so over here Q2 upon square of the distance between Q2 and Q0 into the unit vector between Q2 and Q0 plus and so on, and लास्ट में जनरलाइज्ड टर्म आ जाएगा जिसमें Qn आएगा अपॉन Rnp स्क्वायर इनटू द यूनिट वेक्टर Rnp. ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल टर्म आ गया into the unit vector Rnp. So this is the total electric field. So what we can write in the generalized manner, generalized form होगा आपके पास ER vector quantity 1 by 4 pi epsilon 0 into summation from I equal to 1 to n, चार्ज का जनरलाइज्ड फॉर्म, क्योंकि पहले चार्ज था Q1 अब हो गया Q2, तो अब I की जो वैल्यू पुट करेंगे डिनोमिनेटर में R स्क्वायर पुट करते समय आप सेम सबस्क्रिप्ट लगाएंगे. सो दिस इज RIP into the unit vector between ith charge and Q0 at the position or the point P. So this E electric field is a vector quantity which varies from point to point, remember this, in space and is determined from the position of the source charge. So this is the expression for general electric field which is produced due to many charges. चलो एक प्रॉब्लम लेते हैं इसी टॉपिक पर बेस्ड. ये आपके टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम है और इसमें थर्ड वर्टाइसिस मतलब बी पर आपको चार्ज का मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है, बट एज दे हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन तो उन्होंने जो वैल्यू ली हुई है दैट इज़ 2 माइक्रोकूलम. ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये पॉइंट इंडिकेट कर लेंगे कि B पर जो चार्ज प्रेजेंट है वो है 2 माइक्रोकूलम और उसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है. नाउ चेक द क्वेश्चन. 3 point charges are placed at the vertices of a right isosceles triangle. तो सबसे पहले जो आपको शेप गिवन है राइट 90 डिग्री का ट्राइंगल है, आइसोसेलेस है, दो साइड्स इक्वल हैं जिनका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर. What is the magnitude and direction of the resultant electric field at point P? अब चेक करो पॉइंट P आपको कैसा गिवन है, which is the midpoint of its hypotenuse. राइट ट्राइंगल है तो ऑब्वियसली उसमें एक हाइपोटेनियस भी होगा,
तो हम लोगों ने ट्राइंगल को इंडिकेट किया हुआ है बाय द अल्फाबेट्स ABC वर्टाइसेस को, जिसमें बी पर शो किया हुआ है राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री। दिस विल बी डिपेंडिंग ऑन योर विश कि आप किस तरह से ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस। अब जो आपको गिवन होगा कि ए बी और सी पर कितने कितने चार्जेस पुट किए हमने, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेगा। सो for this you have to concentrate on the question that what we have to put on the vertices, मतलब आपने किस पोलैरिटी का कितने मैग्नीट्यूड का चार्ज हर वर्टेक्स पर प्लेस किया हुआ है। तो ये रेडीमेड क्वेश्चन में ही गिवन होगा आपको। सो ए एंड सी पर इक्वल चार्जेस हैं, दे आर पॉजिटिव चार्जेस, एंड बी पर चार्ज रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम का +2 माइक्रोकूलम का। अब आपको एक पॉइंट बताया था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए कि इसमें आपको साइन कन्वेंशन ओबे करना होता है। पोनी मीन्स कैसे शॉर्ट फॉर्म लिया था हम लोगों ने, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड लाइंस निकलेंगी इलेक्ट्रिक लाइंस और निगेटिव चार्ज में एंटर होंगी। तो जैसे हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो हमारे पास जो P पॉइंट है उस पर एज्यूम करना पड़ेगा कि एक टेस्ट चार्ज प्लेस्ड है, मतलब +Q0। दिस इज जस्ट आवर अजम्पशन। अब जब आप निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू द चार्ज प्लेस्ड एट A, सो दिस विल बी गोइंग अवे फ्रॉम A, क्योंकि A पर कैसा चार्ज प्लेस्ड है चेक करो, पॉजिटिव चार्ज, एंड पॉजिटिव चार्ज में से आउटवर्ड लाइंस निकलेंगी। तो ए से पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो ए से पी की तरफ जाएगा। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द चार्ज एट ए। अब सी भी पॉजिटिव है, तो इस पर से P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी C से दूर जाएगा, मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अपने में से सब तरफ बाहर की तरफ लाइंस निकालेगा। तो P पॉइंट की तरफ जाने के लिए आप एक आउटवर्ड लाइन शो कर देंगे जिसको टेक्स्ट बुक के फिगर में शो किया हुआ है EC से। नाउ चेक, सिंस PC ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल है PA के, एंड दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to A will be equal and opposite to the electric field at P due to C. And what will be its expression in air in SI system? 1 upon 4 pi epsilon 0 एयर में into the charge at A और the charge at C divided by कोई भी एक डिस्टेंस ले सकते हैं आप, तो सपोज पी ए स्क्वायर ले लिया। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू द चार्ज एट C, क्योंकि वो भी तो 10 माइक्रोकूलम है, अपॉन पी सी स्क्वायर। अब जो P है उसका पोजीशन क्या गिवन है आपको, दिस इज द midpoint of hypotenuse. Hence, we can say that PA equal to PC. So, EPA and EPC जिनको फिगर में शो किया हुआ है EA and EC से, तो ये दोनों की वैल्यूज इक्वल एंड अपोजिट होगी। सो वी कैन से दैट EA vector is equal to minus of EC vector. Hence, we can say that EA vector plus EC vector equal to null vector। ठीक, तो P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू 3 चार्जेस, वो A और C के कारण 0 हो गया। तो अब P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ओनली द चार्ज विच इज प्रेजेंट एट B पॉइंट। ठीक, सो व्हाट इज द electric field at P point? This is just the electric field produced by the charge at B point, और सिंपल इसमें आप एक्सप्रेशन लगा देंगे
electric field due to a point charge 1 upon 4 pi epsilon 0 into the charge at B divided by P से B का square. This is the normal answer for the electric field due to a point charge. अब क्वेश्चन उठता है कि आप PB कैसे निकालेंगे. सो चेक द फिगर. PB में आप पूरा जो ट्राइंगल है APB ये कंसीडर करेंगे. सो चेक फॉर द एंगल्स. दिस एंगल इज 45 डिग्री क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है. दिस इज ऑल्सो 45 राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो आपके पास में ये जो मिड पॉइंट हुआ उसने इस 90 डिग्री को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. So this is also 45 and 45. And once you get this 45, just we can apply trigonometric ratio. तो अगर हमको फाइंड करना है पी बी तो चेक कर लेंगे. इफ वी आर टेकिंग दिस एंगल दैट इज 45 डिग्री. तो इसके लिए ये आप हाइपोटेन्यूस कंसीडर करेंगे. अगर राइट एंगल कंसीडर करते हैं हम इस पर तो 45 डिग्री के अकॉर्डिंग पी बी विल बी द परपेंडिकुलर. ठीक है, आपने पी बी ले लिया परपेंडिकुलर एंड 90 डिग्री से अपोजिट ये है आपके पास एंगल एट पी इज 90. तो ये जो अपोजिट साइड हो गया ए बी ये हाइपो हो गया. तो आपने नेक्स्ट बोला बी ए इज द हाइपोटेनिस. ठीक है, अब हमें फाइंड करना है पी बी. सो व्हाट वी कैन टेक एज साइन 45 degree is perpendicular upon hypotenuse. Recheck. perpendicular है PB and hypotenuse है BA. So we have to find the value of perpendicular, that is PB. So this is hypotenuse into sine 45 degree. Hypotenuse is 5 centimeter and sine 45 is 1 by root 2. तो PB का आंसर 5 by root 2 centimeter. So what will be the answer for, as according to the demand of the question, PB square will be 25 by 2 सेंटीमीटर. तो इसको हम लोग पुट कर देंगे रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन में ओवर हियर. Now 1 upon 4 pi epsilon 0 is 9 power last में into 10 to the power 9. The value for charge is 2 microcoulomb. So 2 into micro conversion के लिए 10 to the power minus 6 upon पी बी स्क्वायर की वैल्यू है 25 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो इन मीटर स्क्वायर दिस इज 25 by 2 multiplied by 10 to the power minus 4 meter square. So this is 25 by 2 will be multiplied in numerator into 10 to the power minus 4. And as we can write E is equal to F upon Q or V upon D. So units हो सकते हैं न्यूटन पर कूलम और अगर आप फॉर्मूला लेते हैं V by D तो यूनिट हो सकता है वोल्ट पर मीटर. सो इसको जब पूरा सॉल्व किया आपने so you get the answer as this is 18 twos are 36 by 25 multiplied by 10 to the power minus 6 plus 9 plus 4. So what we get as the final answer 36 by 25 into 9 minus 6 is 3 plus 4 is 7. So this is 10 to the power 7 Newton per coulomb. अब ये आपको मिलता है इसका मैग्नीट्यूड. सो दिस इज 1.44
into 10 to the power 7 न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट ड्यू टू बी कंट्रीब्यूट होता है, बिकॉज ए और सी तो कैंसिल हो चुके थे। ये आपको मिला मैग्नीट्यूड। अब इसका डायरेक्शन कैसा जाएगा, फिर से पोनी प्रिंसिपल लगाएंगे। तो बी पर जो पॉजिटिव चार्ज है उससे ये आउटवर्ड जाएगा। सो डायरेक्शन विल बी गिवन बाय along BP, along BP, बिकॉज B पर भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो उस पॉजिटिव चार्ज से भी ये अवे मूव करेगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड which is represented by a vector quantity magnitude as well as direction. Electric field at point P is equal to 1.44 into 10 to the power 7। अब मैं दूसरी यूनिट यूज कर लेती हूँ, वोल्ट पर मीटर, एंड डायरेक्टेड अलोंग बी पी। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड produced by the three charges. Now the next topic comes as the types of electric field according to the magnitude of field at particular point as well as the direction. तो इस बेसिस पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैटेगराइज करना चाहें तो दो टाइप के फील्ड्स आते हैं आपके पास। एक फील्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नाम ही इंडिकेट करता है कि a uniform electric field is a field whose magnitude and direction is same at all points। क्योंकि जब भी आप एक वेक्टर को बताना चाहते हैं कि टू इक्वल वेक्टर्स हैं, तो टू इक्वल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, if we consider the field between two parallel plates, ये आप देख सकते हैं रेड से पॉजिटिव प्लेट दिखाया हुआ है और ब्लू से निगेटिव प्लेट दिखाया हुआ है। तो इनके बीच में जब आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को कंसीडर करेंगे एंड इफ वी अप्लाई अ ट्रिक ऑफ पोनी, तो पॉजिटिव चार्ज में से आउटवर्ड लाइंस निकलेंगी इस तरह से और नेगेटिव चार्ज की तरफ अंदर एंटर होंगी, तो इस प्लेट पर अंदर एंटर होंगी। तो अगर ये दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में हम लाइंस कंसीडर करें, सो दोज लाइंस विल बी पैरेलल। और सिर्फ पैरेलल ना होकर उनके बीच का गैप भी सेम होगा, मीन्स इक्वी स्पेस्ड होंगी। सो दिस विल बी क्रिएटिंग द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सपोज इसके बीच में गैप है आपके पास डी, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हुआ है ई। तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस? दिस विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो किसी भी पॉइंट पर जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो जस्ट यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला V बाय डी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फॉर्मूला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, द चार्ज, द यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से लाने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। सो दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन डिवाइडेड बाय द चार्ज और W बाय Q। तो इस तरह से इस फॉर्मूले के हेल्प से हम किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। Now, the next type of electric field comes as the non-uniform electric field. Again, the name implies that this is a field whose magnitude and direction is not same at all points। ठीक, हर पॉइंट पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, we are taking the electric field due to a point charge। तो आपको इस फिगर में दिखाया हुआ है और फिर से आप अप्लाई कर सकते हैं पोनी। तो कहीं भी जब पॉजिटिव चार्ज प्लेस करेंगे तो उसमें से दिखाए हुए फिगर के अकॉर्डिंग हर बार आउटवर्ड लाइंस एमिट होंगी। इस तरह से ये पॉइंट चार्ज रखा हमने एक पॉइंट पर और इसमें से आउटवर्ड लाइंस एमिट होंगी।
अब जब आप बिल्कुल पास का एरिया कंसीडर करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं नंबर ऑफ लाइंस बहुत ज़्यादा है। जैसे इस छोटे से एरिया में आपको नंबर ऑफ लाइंस मिल रहे हैं 6। अब इतना ही एरिया अगर मैं यहाँ कंसीडर कर लूँ, मतलब पॉइंट चार्ज से काफ़ी दूर कंसीडर करूँ, तो इतने एरिया में, सेम एरिया में अब आपको नंबर ऑफ लाइन मिल रही है सिर्फ एक। इट मीन्स क्या हुआ, जैसे जैसे आप पॉइंट चार्ज से दूर जाते जाएंगे, the number of electric lines of force decreases. So अगर number of electric lines कम होता जा रहा है, इसका मीनिंग हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वीक होता जा रहा है। एज वेल एज अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट, मान लो आपने इस पॉइंट पर लिया कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दिस इज द डायरेक्शन। इस पॉइंट पर लिया तो दिस इज द डायरेक्शन। इस पॉइंट पर लिया सो दिस इज द डायरेक्शन। तो हर पॉइंट पर एक तो डायरेक्शन सेम नहीं है फील्ड का, और दूसरी बात इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाएंगे वो कम होता जा रहा है। बिकॉज व्हाट इज द रीजन, द एक्सप्रेशन फॉर ई इज 1/4 pi epsilon 0 into the point charge upon r square. Hence E is inversely proportional to r square if the point charge remains constant. तो जैसे जैसे मान लो आपने डिस्टेंस को कर दिया डबल, सपोज r becomes twice r, तो what is the magnitude of new electric field at the double distance? That will be 1/4 times of the old electric field. So point charge से जिस तरह से हम दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होगा, as well as the magnitude of electric field also decreases, which is inversely proportional to the square of the distance. So electric field produced due to a point charge, इसको आप एक नोट बना सकते हैं, electric field produced by a point charge is always non-uniform, whereas the electric field produced between two parallel plates is always a uniform electric field, which is represented by parallel and equispaced lines। और जिसके बीच में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉर्मूला वापस नोट कर लेंगे, किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, V/D से, एंड V को फाइंड करने के लिए आप एक्सप्रेशन लगाते हैं वर्क डन डिवाइडेड बाय द पॉइंट चार्ज। अब एक और न्यूमेरिकल लेते हैं जो फिर से आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है, महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक ऑफ 11th क्लास। गैप बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द स्पार्क प्लग यूज्ड इन एन ऑटोमोबाइल इंजन is 1.25 मिलीमीटर। यूनिट्स पर ध्यान देंगे क्योंकि यूनिट कन्वर्जन आपके सिलेबस का एक मेन पॉइंट है। तो मिलीमीटर में गिवन है स्पार्क प्लग जहां लगा हुआ है, ये सपोज दो इलेक्ट्रोड्स हैं और इनके बीच का आपको गैप गिवन है, दिस गैप इज 1.25 mm ऑटोमोबाइल में, ठीक है। If the potential of 20 volt is applied across the gap, suppose this is plate P and it is plate Q और इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है 20 वोल्ट का, what is the magnitude of electric field between the plates? So what is the expression for E? This is equal to V by D। अब V जो हम लोगों ने लिया SI यूनिट में लिया, तो D को भी आपको SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज 1.25 millimeter को convert करेंगे तो it is converted into meter, so we get the answer as E equal to, this is 20 divided by 1.25 multiplied by 10 to the power 3। यूनिट हो सकती है वोल्ट पर मीटर, और अगर आप दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं मीन्स यूनिट्स दूसरे फॉर्मूले से बोरो करते हैं, सो दिस मे बी ऑल्सो
न्यूटन पर कूलम। तो यूनिट्स का दोनों का ध्यान रखेंगे फॉर एमसीक्यूज। सो दिस इज इक्वल टू, आपने यहाँ से पॉइंट को रिमूव किया एंड जब फुल्ली सॉल्व किया, सो दिस कम्स एज 16 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3, और इसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। सो इफ दिस इज एट हाई पोटेंशियल and Q plate is at low potential, electric field will be directed from P to Q, एंड दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म कंसीडर करते हैं। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाईली इनफ सच दैट इट इज sufficient to ionize the gaseous mixture of the fuel which is compressed in the cylinder, और इग्निशन के कारण ऑटोमोबाइल इंजन ऑन हो सकता है, क्योंकि ये भी एक एडिशनल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड सफिशिएंट है या नहीं। Check next numerical of textbook. A simplified model of hydrogen atom consists of an electron revolving about a proton at a distance of 5.3 into 10 to the power minus 11 meter. तो आपको कंसीडर करना है एक सिंपल हाइड्रोजन एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन होती है हमेशा रिवॉल्विंग अबाउट द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में है एक प्रोटॉन, दोनों के बीच का डिस्टेंस मींस रेडियस गिवन है, और वाइटल रेडियस हमें गिवन है यहाँ पर 5.3 into 10 to the power minus 11 meter. The charge on the proton and electron same होते हैं, तो आपको गिवन है द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज +1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Calculate the intensity of electric field due to proton at this distance. अब इसमें आपको एक और क्वेश्चन सब क्वेश्चन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन ऑफ द टेक्स्ट बुक, दैट compare the electric force in electric field view and Coulomb's force। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बिकॉज टेक्स्ट बुक में इनकम्प्लीट क्वेश्चन गिवन है आपको अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं सिंपल हाइड्रोजन एटम का। दिस इज सिंपल हाइड्रोजन एटम, और इसमें सेंटर में है आपके पास न्यूक्लियस जिसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है। सो दिस इज प्लस क्यू पी, एंड बाहर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। सो लेट दिस इज माइनस क्यू पी। तो ऑब्वियसली ये जो प्रोटॉन है एट द न्यूक्लियस, ये इस तरह के लाइंस निकालेगा, ऐसे लाइंस निकालेगा अपने में से बाहर, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब इस डिस्टेंस पर जहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अपने ऑर्बिट में, इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर होगा 1/4πε0। चार्ज का आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं अपॉन रेडियस का स्क्वायर। सो दिस इज 9 into 10 to the power 9 लास्ट में लिखेंगे। चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज 1.6 multiplied by 10 to the power minus 19, and the distance is 5.3 into 10 to the power minus 11 and its square. So let's solve this term. This is 9 into 1.6 divided by 5.3 square आ जाएगा, स्क्वायर। आप पावर्स चेक करेंगे, 10 टू द पावर -10, और यहाँ से जनरेट होगा -22, जो न्यूमरेटर में आकर हो जाएगा +22। सो व्हेन वी सॉल्व दिस कंप्लीटली वी गेट द आंसर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एज 5.1 multiplied by
10 to the power 11 बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है F अपॉन Q या फिर V अपॉन D। तो आप दोनों में से कोई भी यूनिट चूज कर रहे हैं। तो सपोज मैंने ये फॉर्मूला चूज किया, सो द यूनिट में बी न्यूटन पर कूलम। और अगर मैं फॉर्मूला चूज करूँ V बाई डी, सो यूनिट होगी वोल्ट पर मीटर। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा जाएगा? दिस इज ऑलवेज अवे फ्रॉम प्रोटॉन, मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा। अब आपको इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट बोला हुआ है, कंपेयर द इलेक्ट्रिक फोर्स arise due to electric field and the electric force arise due to Coulomb's law. So let's make two columns. दो कॉलम्स में से एक में हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. So as this is E into Q, and if we apply Coulomb's law, we get force equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 charge on proton, charge on electron upon square of the distance between them. So we put the value of electric field, which was 5.1 into 10 to the power 11 Newton per coulomb, into the charge 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So this is cancelled and we get the answer as this is 8.6 into 10 to the power, you can take this 11 minus 19, तो 11 minus 19 आएगा आपके पास -8, दिस इज इन न्यूटन। अब यहाँ पर आप एक्सप्रेशन में जो वैल्यूज लगाएंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 1.6 into 10 to the power minus 19. Charge on electron is exactly equal but opposite, so this is also minus 19 divided by दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप इसको भी कैलकुलेट करेंगे, so this answer will also be same as 8.6 into 10 to the power minus 8 Newton, and because electron negative charge है and proton positive charge है, so the nature of this force will be attractive. ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है जब भी आप इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द लाइक अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है, आप फोर्स में एरोज लगाएंगे, और चार्ज पॉजिटिव है तो आप उसमें से आउटवर्ड एरोज निकालेंगे फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड अगर चार्ज निगेटिव है तो आप उसमें इनवर्ड एरोज इंसर्ट करेंगे टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। नेक्स्ट टर्म है आपके पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जिसको आप शॉर्ट में ईलॉफ भी बोल सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो चैप्टर का नाम रिकॉल करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मीन्स जब भी चार्जेस स्टैटिक कंडीशन में होंगे, मीन्स एट रेस्ट होंगे वो, तो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगे। अब जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे तो कोई ना कोई तरीका तो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का। तो फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कंसेप्ट बताया था माइकल फैराडे ने। ठीक, माइकल फैराडे इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, कि उन्होंने इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को विजुअलाइज किया। विजुअलाइज किया मीन्स देखा। अब दोनों ही फील्ड्स इनविजिबल हैं, तो सवाल उठता है कैसे देखा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को उन्होंने विजुअलाइज किया विद द हेल्प ऑफ टेस्ट चार्ज, कि टेस्ट चार्ज अगर रिपल्शन फील करता है या अट्रैक्शन फील करता है, इसका मतलब पॉइंट चार्ज का नेचर
पॉजिटिव और नेगेटिव है। और फिर उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जिसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है तो थ्रू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट करता है। सो अ लाइन ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज, एक्चुअल जो लाइन ऑफ फोर्स है, तो ये जो लाइन वर्ड है आपके पास ये सिर्फ एक मिसनोमर है। दिस इज डिफाइंड एज अ कर्व। कर्व हो सकता है ये, such that the tangent at any point to this curve gives the direction of the electric field at that point. Suppose आप एज्यूम करो एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू लिया आपने एक पॉइंट चार्ज। अब ये पॉइंट चार्ज अपने में से हर तरफ आउटवर्ड लाइंस निकालेगा, ऐसे ही हम पढ़ चुके हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने में से लाइंस कहाँ निकालता है, बाहर की तरफ। और अगर ये नेगेटिव चार्ज हो तो ये अपने में लाइंस को इनवर्ड फील करेगा। सो यहाँ तो आप बोल सकते हैं कि लाइन स्ट्रेट है। बट अब एज्यूम करते हैं हम कोई एक ऐसा इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, तो इसमें जब आप पॉइंट ए कंसीडर करेंगे, लेट आई एम टेकिंग 3 पॉइंट्स, दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, ऐसे 3 पॉइंट्स लिए। अब हम इक्वल साइज का सर्कल बनाएंगे। ये बनाया सर्कल, बी पॉइंट के सराउंडिंग में भी बनाया सर्कल और सी पॉइंट के सराउंडिंग में भी बनाया सर्कल। अब तीनों में आप नंबर ऑफ लाइंस को काउंट करो। ए सर्कल में से 3 लाइंस निकल रहे हैं, बी सर्कल में से सिर्फ एक लाइन निकल रहा है और सी सर्कल में से एक भी लाइन नहीं निकल रहा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए अगर हमें फाइंड करना है तो हम पर्टिकुलर लाइन पर ड्रॉ कर लें टेंजेंट, तो ये हो जाएगा द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। अब अगर आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, तो यहाँ से जो इमेजिनरी लाइन निकल रही है उस पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। सो व्हाट इज द मीनिंग, आप अगर कर्व लेते हैं तो आप पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो, तो द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट विल बी गिविंग अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक, अब डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस का मतलब हुआ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी the number of field lines divided by the unit area, where this phi is the electric flux, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, कि पर्टिकुलर एरिया में से कितने फील्ड लाइंस निकल रहे हैं। नाउ चेक दिस फिगर, ए में आपको दिख रहा है ए, अगर आप पूरा ए रीजन कंसीडर करते हैं तो यू कैन चेक कि फील्ड लाइंस रेयरर हैं और बी एरिया में फील्ड लाइंस क्राउडेड हैं। सो वी कैन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन बी एरिया इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए एरिया। तो यहाँ पर फील्ड वीक है और बी एरिया में फील्ड स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज यू हैव कंपेयर्ड फाई अपॉन ए। सो नाउ वी विल बी स्टडीइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट and end on a negatively charged object। तो सपोज मैं इस तरह से एक पैरेलल प्लेट का कॉम्बिनेशन बनाओ प्लस माइनस, तो प्लस से लाइंस इमर्ज होंगे और माइनस पर जाकर खत्म होंगे। तो आप दोनों पॉइंट्स को देख सकते हैं, यहाँ से लाइन स्टार्ट हुए और इस पॉइंट पर लाइंस एंड हो चुके हैं। सेकेंड पॉइंट, द लाइंस ऑफ फोर्स नाइदर इंटरसेक्ट नॉर मीट ईच अदर, क्योंकि अगर लाइंस एक दूसरे को कट करेंगे या फिर मिल जाएंगे तो आप एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो सपोज हम सेकेंड पॉइंट का कॉन्ट्राडिक्शन
अज्यूम करें, लेट दिस बी द कॉन्ट्रडिक्शन, कि हम दो लाइंस को इंटरसेक्ट करवा दें। अब जिस पॉइंट पर वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करते, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वहां पर हम ड्रॉ करें टेंजेंट। तो दिस इज द टेंजेंट एंड अगेन दिस इज द टेंजेंट। मतलब एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के आपको दो डायरेक्शंस मिल रहे हैं, which is not possible. It means electric lines of force can never intersect, not meet. Next, कभी भी जब आप एक कंडक्टर की बात करेंगे तो कंडक्टर में अगर लाइंस एंटर करते हैं या लीव करते हैं तो नॉर्मली करेंगे, मींस परपेंडिकुलर करेंगे। अब डिपेंड करेगा आपने कंडक्टर को कौन से चार्जेस दिए हैं। तो कंडक्टर में जो भी आप चार्जेस देते हैं वो आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो सपोज कंडक्टर में आपने पॉजिटिव चार्जेस दिए, तो पहली बात है कि वो बाहर ही बाहर फैल जाएंगे। अब अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इसमें से आपको फील होंगे कि पूरे जो लाइंस हैं वो इस तरह से रेडियल फॉर्म में बाहर आ रहे हैं। तो आप कोई भी लाइन जब स्टार्ट करेंगे तो वो सेंटर से स्टार्ट होगी वर्चुअली। इस तरह से आप लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, ताकि वो वर्चुअली सेंटर से स्टार्ट हो ऐसे। ठीक है, तो ये करेक्ट फिगर है आपके पास। या फिर अगर आपने कंडक्टर को निगेटिव चार्जेस दिए हैं, दीज आर निगेटिव चार्जेस, तो लाइंस आपको फील होंगे कि दे आर एंटरिंग टुवर्ड्स द सेंटर, इस तरह से वो एंटर हो रहे हैं ऐसे। तो हमेशा फिर से ये जो फिगर होगा ये भी रेडियल होगा। नाउ लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, प्रॉपर्टी नंबर 4। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। क्योंकि आप देख सकते हैं इसके सरफेस पर से सारे लाइंस लीव करते हैं और इसके सरफेस पर सारे लाइंस एंटर करते हैं। तो अंदर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो 0 होगी। तो कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। बट if you talk for insulators, so electric field inside the insulator is not equal to 0। तो ये जो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं हम, दिस इज ट्रू फॉर कंडक्टर्स। Got it? Next, magnitude of electric field intensity means E. Magnitude is directly proportional to the number of lines of force per unit area of the surface held perpendicular to the field। तो सपोज आपने एक पॉइंट चार्ज लिया, लेट दिस बी पॉइंट चार्ज। अब इसमें से आपने सब लाइंस निकाल दी, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने में से बाहर की तरफ लाइंस निकालेगा। अब आपने एक सरफेस लिया जो यहाँ आपने परपेंडिकुलर पकड़ा, फिर आपने परपेंडिकुलर पकड़ा। तो सपोज आपको ए पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड, ए रीजन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप ले लेंगे इलेक्ट्रिक रीजन इन एरिया ए इज द नंबर ऑफ लाइंस अपॉन द एरिया ऑफ ए रीजन। Now, electric field in the region B. Suppose this complete region is B. The electric field in the region B is the electric number of lines, electric lines of force passing through B divided by area of B. तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फ्लक्स डेंसिटी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, जो जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड है उसको आप बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, बिकॉज E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। ओके, नेक्स्ट, जहां इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे से रेयरली सेपरेटेड है, वाइडली सेपरेटेड है, उस फील्ड में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वीक होगी। Next, eighth number property, lines of force in the uniform electric field will be parallel to each other
और ना सिर्फ पैरेलल बल्कि वो इक्वी स्पेस्ड भी होंगी, मतलब उनके बीच का गैप सेम होगा। नेक्स्ट, अब कुछ फिगर्स देखेंगे हम, ये जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है उन्हीं के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस देखेंगे। तो जो लाइंस ऑफ फोर्स है उसको आप देख नहीं सकते, दे आर प्योरली अ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन which helps us visualize the nature of electric field in a region. The lines of force have no physical existence, मतलब visible नहीं है, आप देख नहीं सकते। Now, electric lines of force due to positive charges will be emitting outward 10.13 B. नेगेटिव चार्ज में लाइंस इनवर्ट जाएंगे। अगर अपोजिट चार्जेस हमने एक साथ रख दिए, जैसे यहाँ रखा है आपने पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज, तो उनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स कूलम्ब्स लॉ से अप्लाई होने लगेगा। एंड बाय द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, तो वो आपस में फील करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इफ यू कंसीडर द लाइक चार्जेस, चेक दिस। फर्स्ट फिगर रिप्रेजेंट्स कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हमने कुछ डिस्टेंसेस पर प्लेस किए हैं, और सेकेंड फिगर में हमने निगेटिव निगेटिव चार्जेस को कुछ डिस्टेंसेस पर प्लेस किया है। सो लाइक चार्जेस feel the repulsive force. So due to these repulsive forces of Coulomb's law, there will be lateral strain, मतलब साइड से ये चार्जेस lateral strain फील करने लगेंगे, और जिसके कारण इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। अब लाइंस पर जो एरो का डायरेक्शन है वो डिपेंड करेगा अगेन ऑन पोनी, मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर होगा, जैसे यहाँ दोनों में पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगे, और अगर नेगेटिव चार्जेस होंगे तो लाइंस विल बी गोइंग इनवर्ड। गॉट इट? ठीक है, तो आप हर समय लाइंस पर एरोस लगाने के लिए पोनी प्रिंसिपल को शॉर्ट में अप्लाई कर देंगे। चेक नेक्स्ट फिगर। एक ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर पर सबसे पहले तो लाइंस का डायरेक्शन नॉर्मल होता है, मींस परपेंडिकुलर होता है, पहली बात। ठीक, कंडक्टर पर अगर लाइंस एंटर करेंगे मींस अंदर जाएंगे, या फिर कंडक्टर को छोड़ेंगे मींस लीव करेंगे, दोनों ही कंडीशन में आपको सिर्फ नॉर्मल लाइंस ही बनाने, पहला स्टेटमेंट। फिर दूसरा पोनी बनाओ, तो अगर आपने कंडक्टर पर चार्जेस दिए तो वो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सिर्फ ऑन इट्स आउटर सरफेस, हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो। नेक्स्ट, अगर आप एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, सपोज हमने एक पॉइंट चार्ज को प्लेस किया पॉइंट इस पॉइंट पर, सो दिस इज प्लस क्यू, बिकॉज एरोज बाहर की तरफ निकल रहे हैं, इसका मतलब है जो पॉइंट चार्ज है वो पॉजिटिव है। अब चेक करो आप, एक ऐसा एरिया जो पॉइंट चार्ज के पास में है, तो यहाँ चेक कर सकते हैं फ्लक्स डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और सेम एरिया चेक करो आप पॉइंट चार्ज से काफी दूर इस पर्टिकुलर एरिया में, सपोज मैं इनको नंबरिंग कर दूं, दिस इज एरिया 1 एंड इट इज एरिया 2, तो हम देख सकते हैं कि फ्लक्स डेंसिटी, या फिर आप फ्लक्स कंपेयर करो, फ्लक्स इन एरिया 1 is greater than flux in area 2, it means electric field in area 1 is greater than electric field in area 2। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। So according to this, we can have the expression for the electric field intensity in terms of electric flux. तो आप लिख सकते हैं electric field is described as the product of electric flux into area. ठीक है, so this is the dot product. So it is equal to electric flux
into area, दोनों का magnitude into cos of theta. So this theta is the angle between the electric flux and the area. So we can have this electric field as, ठीक है। अब ये आया बेटा आपका एक टेस्टिंग पॉइंट। एक रिलेशनशिप मैंने ऐसा लिखा और दूसरा रिलेशनशिप लिखूं मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, और इसको मैं एक्सपांड करूं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, दोनों का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। अब एज्यूम कर लूं मैं दिस इज रिलेशनशिप 1 एंड दिस इज रिलेशनशिप 2। अब आप अपनी इंटेलिजेंसी से बताओ विच रिलेशनशिप इज करेक्ट। Yes, waiting for your answers. Yes, perfect है। Relationship 2 is correct. ठीक है, तो ऐसे रिलेशनशिप्स को आपको चेक करना है। तो आपने क्या लॉजिक लगाया यहाँ पर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया कैन बी अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मान लो एरिया आपने इस तरह से लिया, दिस इज ए, तो इस पर आप कंडक्टर पर आप कैसा एरिया बनाते हैं, हमेशा एरिया वेक्टर इज नॉर्मल, सो दिस इज एरिया वेक्टर। कभी भी मान लो आपने ये बनाया कंडक्टर का शेप, तो इसका सेंटर बनाना जरूरी है, तो इस पर आप नॉर्मल बना देंगे, तो दिस विल बी द एरिया वेक्टर। मान लो आपने कंडक्टर बनाया एक सिलेंड्रिकल शेप के फॉर्म में ऐसे, अब आपने इस पर एक स्मॉल एरिया लिया, ऐसे लेटरल सरफेस एरिया स्मॉल लिया। अब इस पर भी जब आप नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे तो दैट विल बी द एरिया वेक्टर। सरफेस 1 लिया सपोज, तो इस पर एरिया वेक्टर ऐसा जाएगा। सरफेस 2 लिया आपने बॉटम सरफेस, इस पर एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा। तो वी कैन हैव द इलेक्ट्रिक फ्लक्स as the scalar quantity. So perfectly this relationship is wrong and this second relationship is correct. कभी भी आपको डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में गिवन हो, तो पहले आप इंडिविजुअल क्वांटिटीज को चेक करो, because we have already studied that electric field is a vector quantity and its direction is along electric force by Coulomb's law. So therefore relationship 1 is wrong and that 2 is correct. So now check a numerical which is based on electric flux. It is again from the textbook. A charge of 5 coulomb is kept at the center of a sphere of radius 1 meter. कभी भी जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चंस करते हैं तो आपके पास में एरिया इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आपको गिवन है एक स्फीयर और एक स्फीयर के सेंटर पर प्लेस्ड है चार्ज। ठीक है, तो इसका सेंटर एज्यूम किया आपने। बेसिकली जो चार्ज दिया हुआ है वो सेंटर को दिया हुआ है एंड दिस चार्ज इज 5 कूलम and radius of this sphere is 1 meter. What is the flux passing through the sphere? So पहले flux का फॉर्मूला चेक कर लो। What is phi equal to? Phi equal to just अभी करेक्ट रिलेशनशिप आपने क्या पढ़ा, E डॉट A। ठीक है, अब E A cos थीटा, तो आप A पर एरिया वेक्टर बनाओ पहले। तो यहाँ लिया आपने स्मॉल एरिया और जब इस पर एरिया वेक्टर ड्रॉ किया तो परपेंडिकुलर आएगा ऐसा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज से हमेशा आउट निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर जब आप चेक करेंगे तो रेडियली आउटवर्ड होगा और एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में जाएगा किसी भी पॉइंट पर। So what will be the angle? This is 0 degree and since cos 0 degree is 1, so electric flux is equal to E into area of the whole sphere. Now, what is the area of the sphere? This is 4 pi, एक्चुअल रेडियस गिवन है आपको 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब
4 pi r square where r is the actual radius. तो पहले हम फाइंड कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. Answer for electric field due to a point charge is 1 upon 4 pi epsilon 0 into q upon capital R square. तो जब आप इस वैल्यू को exactly पुट करेंगे, so what you will be getting phi equal to q divided by epsilon 0. So values डाल दो. What is q? 5 coulomb. What is epsilon 0? 8.85 into 10 to the power minus 12, and by the unit इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम और रेडियस स्क्वायर का यूनिट मीटर स्क्वायर. सो दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप. दिस इज numerically equal to 5.65 multiplied by 10 to the power 11 Newton meter square per coulomb. And since it is a scalar quantity, so no direction will be given. So in next session, we will be doing Gauss law. Okay, thank you. Enjoy your day.